Hello, my dear students. Today we will discuss transition elements part 1. ओके, ये 137 का यूनिट है। इसको अपन कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप वो पढ़ाइए। ओके, सो फिर इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, नाम से क्या समझ आ रहा है? ट्रांजिशन। हम ट्रांजिशन किसको कहते हैं? कि जब कोई फॉर्म, है ना, या कोई चीज चेंज होती है, इस एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांजिट करती है। सो यहाँ पे ट्रांजिशन का क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो ट्रांजिशन मतलब, जैसे ये हमारी एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है। कुछ एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं से भी, अगर आप पूरे अपने लाइफ को देखो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत रोल है। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बॉडी टू एवरीथिंग इन नेचर। आयरन, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन किस में प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है। आयरन एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी है ना, मेटल है। फिर नेल्स में, उसके बाद, ठीक है, आयरन क्या है? एन एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज अ वेरी कॉमन मेटल एंड इज प्रेजेंट इन नेल्स, किचन वेयर, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स। हीमोग्लोबिन जो मैंने आपको बोला अभी। फिर टाइटेनियम। अब जैसे इसमें सीरीज है, 4 सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। हम बात करें अगर फर्स्ट सीरीज की तो वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये क्या है? ये फर्स्ट सीरीज है। अब इसी के इतने सारे यूजेस मिल जाएंगे आपको कि आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ टाइटेनियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बाइसिकल के फ्रेम्स में, आर्टिफिशियल लिम्स में, है ना, लाइट वेट में। क्रोमियम एज ए प्रोटेक्टिव प्लेटिंग की तरह यूज होता है। फिर इमर्जिंग एरियाज ऑफ द मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और कैटालिसिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हम, ये एक पूरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसमें हम सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो आप सोचो अगर इसकी एक पूरी अलग से ब्रांच है, पूरी अलग से यूनिट दी जाती है तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये हमारी लाइफ में। ये आप देखो नीचे, मेलेकाइट ग्रीन, एजोराइट ब्लू, प्रोसाइट रेड, ये सब क्या है? ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। नाउ अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पहले क्लासेस में ये देख पढ़ा हुआ है कि कुछ कुछ हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और मेजरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स हैं, है ना, मेटल्स हैं। सो और क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुआ तो मेंडलीव की भी जो पीरियोडिक टेबल थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टाइम पे थी, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनको अलग ग्रुप की ज़रूरत है ना। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल सिमिलैरिटी मेंटेन करके रखते थे एलिमेंट्स से, एट्थ ग्रुप के। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके एट्थ ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के एट्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनसे ये 3 एलिमेंट सिमिलैरिटी शो करते थे। फिर ऑल्सो ग्रुप 8 के जो थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो ट्रायड था इसकी भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी ग्रुप 7 के से, है ना। अब ग्रुप 7 में क्या है? मैग्नीज है। नाउ एज वेल एज टू सम एलिमेंट्स इन द बिगनिंग
ऑफ द फर्स्ट ग्रुप जिसमें कॉपर था। तो क्या हुआ कि जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, है ना, ये क्या शो कर रहे हैं? ट्रांजिशन। कहाँ से? वन रो टू अनदर ग्रुप, है ना, वन रो टू अनदर रो ऑल्सो। सो दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज है ना। अब क्या करते हैं ये कि इनकी पोजीशन भी जो है एस और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। प्रॉपर्टीज भी कुछ ना कुछ सिमिलर है बट अलग भी हैं, अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सो पोजीशन के कारण तो हमने बोला कि एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, है ना। बिटवीन एस एलिमेंट्स जो कि आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, पी ब्लॉक क्या है? नॉन मेटल्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा, तो वो कोवेलेंट बनाते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे आगे, तो अब आएगी डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वो क्या आएगी कि ये एलिमेंट्स हैं जिनकी या तो ग्राउंड स्टेट में या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, अगर ये कंडीशन है तभी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी, उसके पहले आप देखो कि ये जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, एंड होती है जिंक में। इसका एटॉमिक नंबर है 21, देन 22, 23 से लेके 30 तक। सो फर्स्ट सीरीज इज फ्रॉम 21 टू 30, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम एंडिंग इन द जिंक। फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, फर्स्ट सीरीज अभी हमें पढ़नी है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट। तो स्कैंडियम जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 21, तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लिखते हैं जैसे 4s2 3d1। ओके। अब आप इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। पूरा लिख के देखोगे तो लास्ट में आपकी ये दो शेल्स आएंगी जिसका जिसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। क्योंकि सिंस इसके पहले, ठीक है, सारे जो भी इसके पहले 2p तक है मान लो, फिर 3s है, 3p तक है, ये सारे सबके लिए सेम है ना। उसके बाद चेंज क्या हो रहा है? 4s2 और 3d1 का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन मान के स्टेब्लिश कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे भी आपका सिर्फ डी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ये 21 था, इसके पहले तक कितने आ गए? इसके पहले तक हम लिख के देखते हैं। 1s2 2s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर एक चीज और अपन कुछ मिस कर रहे हैं क्या? 1s 2s 2p 3s 3p 6 हो गए यहाँ, यहाँ 6 आएंगे, सॉरी वही। 6 7 8 9 10 16 17 18, अब क्या हो गया? 18 तक हो गए यहाँ। 19 20 एंड द 21, ये हो गया ना हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो 22 है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो क्या? 4s2 3d2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन थे। 18 19 20 21 22। ऐसे ही वेनेडियम का आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 4s2 3d3। फिर ऐसे ही आप क्रोमियम का लिख सकते हो क्या? 4s2 3d4 लिख सकते हैं ना। फिर मैग्नीज का हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4s2 3d5। फिर आयरन का लिख सकते हैं 4s2 देन 3d6। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो एक्सेप्शन है। वो किसके हैं? वो है क्रोमियम और कॉपर के। कैसे एक्सेप्शन है? जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, हमने इसको लिखा 4s2 3d4। नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट हम एस इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैंने इसको एक्साइट किया तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 यहाँ आ सकता है। तो अगर ये
डी ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, मैं पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। तो अब आप यहाँ देखो, ये डी ऑर्बिटल है हमारा और ये एस ऑर्बिटल है। डी में 1 2 3 और 4। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, D5। दिस इज व्हाट, इट इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। 12th क्लास में भी पढ़ा है हमने, 11th में भी पढ़ा है। तो क्या होता है, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d4 ना रह के ये 4s1 एंड द 3d5 हो जाता है, 3d5 हो जाता है। सिमिलरली जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो ये 4s2 3d9, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, 4s1 3d10, इट इज अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशंस लिखना मैंने आपको बताया, और ये आपको नंबर्स याद रखने हैं स्कैंडियम से जिंक के, एटलीस्ट फर्स्ट सीरीज तो याद ही होनी चाहिए। देन आपकी सेकेंड सीरीज जो है, जो आपकी सेकेंड सीरीज है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो आपकी स्टार्ट होती है, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो आपकी जो सेकेंड सीरीज है वो आप देखो कहाँ से स्टार्ट होती है, यटरबियम से कैडमियम तक, जो कि 39 से स्टार्ट हो रहा है और 48 पे एंड हो रहा है। थर्ड सीरीज 57 से स्टार्ट है लैंथेनम एंड मर्करी, 80 पे एंड हो रही है। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, ये यहाँ। तो आप देखो कि थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक का ये जो है पूरा, ये क्या है, ये है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके हैं। ओके, अभी हम क्या देख रहे थे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब क्या होता है कि डी ब्लॉक मतलब कि डी ऑर्बिटल फिल होगा, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। डी ब्लॉक मतलब डी लास्ट, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल फिल होगा वो डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या होगा, 4f और 5f जो सबशेल्स हैं ये इन्वॉल्व होती है। अब क्या होता है, एफ ब्लॉक को हमने सेपरेटली प्लेस किया हुआ है, नीचे प्लेस है, ये जो है हमारे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, नाउ आप यहाँ देखोगे कि द नेम ट्रांजिशन एंड द इनर ट्रांजिशन आर ऑफन यूज्ड टू रेफर एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम कहते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, यूजुअली जो इनऑर्गेनिक की स्टडी करते हैं, उनने ट्रांजिशन जो टर्म है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट किसके लिए करके रखा है, एलिमेंट्स जिनके पास या तो ग्राउंड स्टेट में या तो ऑक्सीडेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम आप बताओ और उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो क्रोमियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम इज 24। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4s2 3d4। तो 3d4 इज व्हाट इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी शो करता है। अगर +3 शो कर रहा है, +3 का मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, तो 3d3। अब देखो यहाँ पर भी हाफ फिल्ड है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम +3 भी शो करता है, कभी कभी +6 भी शो करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल जाएंगे, है ना। तो क्रोमियम को हम इसीलिए ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो अब आप यहाँ देख लो अच्छे से, स्कैंडियम 21 से 30 तक, देन यटरबियम टू कैडमियम, देन लेंथेनम, एक्टिनम, ये यहाँ से कंटिन्यू है आपके। लेंथेनम के बाद ये जो शुरू होती है सीरीज सीरियम से ल्यूशियम तक, तो इसको हम लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनम के बाद शुरू होती है ये, इसलिए हम इसको एक्टिनॉइड कहते हैं, थोरियम से स्टार्ट होती है। ओके, नाउ एग्जाम्पल है आपका एक और, कि एट द अदर एंड
दैट इज एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट क्या है? डी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक है ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सट्रीम राइट, ये 12th ग्रुप की बात कर रहे हैं। इनके एलिमेंट्स को देखो आप, और इसमें है कि इनके फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे? तो आंसर इज नो, है ना। जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम इन द मर्करी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, क्योंकि इनकी क्या है? डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। ओके, नाउ इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है ना, और इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। मैं कह रही थी आपको कि जिंक कैडमियम मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। ओके, नाउ अब आप यहाँ देखोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड या तो ग्राउंड स्टेट में या तो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड होना ही चाहिए। बट आप जब जिंक को देखोगे तो इसका डी का कॉन्फ़िगरेशन 10 रहता है, ठीक है, और एस का 2 है, तो जिंक तो है ही नहीं, इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड है ही नहीं। Zn2+ में भी अगर एस का ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अगर चले भी गए, लाइक S2 and D10 है, तो ये D10 ही बचेगा, और ये अभी भी हाफ फिल्ड नहीं है, तो जिंक नहीं है। ठीक है, ऐसी मरकरी, मरकरी का भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट अभी रिसेंटली ये पता चला है कि जो मरकरी होता है, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट स्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि जो ग्रुप 12 में है मरकरी, है ना, थर्ड ग्रुप, 12th ग्रुप जो है आपका, उसमें मरकरी की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि जो मरकरी है +4 अगर स्टेट पे जाता है तो इसके कंपाउंड पाए गए हैं, जैसे टेट्राफ्लोरोमरकरी का कंपाउंड है यहाँ पे, है ना, तो इसका D8 कॉन्फ़िगरेशन है। D8 इज व्हाट? हाफ फील्ड। सो मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है ना। नाउ ये फर्स्ट सीरीज है, इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं। आर्गन, क्योंकि इसका 18 है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, है ना, 18 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको 4s इन 3D में फिल करने हैं। तो ये आप इसको टेबल को देख सकते हो। देन आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी, ये टर्बियम से 39 से 48 तक है, इसमें 4D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और 5s। थर्ड में 4f के साथ 5d6s इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ सीरीज में, अच्छा, ये लैंथेनम से मरकरी तक है, ये एक्टिनम से कहाँ तक है? कॉपरनिकम तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। ये देखो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। अब अपन देखते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो जनरल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये क्या एग्जिबिट करते हैं, तो जिंक कैडमियम मरकरी को अगर हम हटा दें तो ये अपने क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ये मैंने आपको बताया अभी, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर समवॉट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, है ना, एंड दिस सिमिलैरिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड अलोंग द स्पेसिफिक रो। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है इनकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। अब इनका कलर का रीजन है डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। फिर अभी ये क्या है कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों करते हैं अभी हम बताएंगे, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है ना, तो ये जल्दी से एक्साइट होते हैं, वापस आते हैं, एक्साइट होते हैं, तो इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्टली दे आर पैरामैग्नेटिक, ओके, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। नाउ और क्या कराते हैं? ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कलर्ड कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? मेटल और लिगेंड होते हैं उसमें, तो लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इनका जो चार्ज टू रेडियस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अलग, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। ओके, नाउ अब अपन एक एक डिस्कस करते हैं यहाँ पर, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से।
नाउ इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डीलोकलाइज डी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, एंड ऑल्सो इनकी वजह से गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड रहेंगे दे विल मूव, एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इनकी बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी का बहुत है, किसके लिए, केमिकल्स को प्रोड्यूस करने। फॉर एग्जांपल आयरन एक कैटलिस्ट की तरह तरह यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में, जिसमें अमोनिया बनता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। तो कितने सारे इसके एप्लीकेशंस है, यू नो। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हम देखें मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर क्यों है इनमें, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, दे विल मूव एंड दे विल कंडक्ट व्हाट, मेटल्स आर व्हाट। अच्छा, ये मैंने आपको गुड कंडक्टर्स के लिए बताया। मेटालिक कैरेक्टर मींस कि वाटर मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पेन अल्टीमेट शेल है, जैसे सबसे बाहर वाला मैं हमेशा बताती हूँ अल्टीमेट, इसके अंदर वाला पेन अल्टीमेट, है ना। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके लॉस हो रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी मेटल्स की है, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर्स भी हैं। तो ये आपके एलॉय भी बनाते हैं। एक चीज और बता दूं, एलॉय भी बनाते हैं ये, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मेटल है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है लेविस बेस, तो लेविस बेस जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये जैसे ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, तो ये मेटल है, लिगेंड है। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मेटल लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। लिगेंड क्यों देगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, आयन कैटायन कैसा भी हो सकता है। एनायन होगा तो जैसे क्लोराइड साइनाइड है, न्यूट्रल जैसे अमोनिया है ना। अब ये जो एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ये क्या है, ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के पास है। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। सो द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन बाय ट्रांजिशन मेटल इज वाई, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म स्मॉल एंड हाईली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, यहाँ पे आता है चार्ज रेशो वाला कंसेप्ट, कि इनके पास क्या होता है, ये एक तो साइज में थोड़े छोटे हैं, छोटे होने के बाद क्या है कि इनका चार्ज जो इन पे प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स इजीली बना पाते हैं। नाउ लेविस एसिड मेटल एक्ट करती है, और जो लिगेंड है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नाउ इनकी एटॉमिक रेडियाई आयोनिक रेडियाई कैसी होती है, तो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस आपको पता है, ग्रुप में जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि शेल्स जो हैं वो ऐड होते हैं, है ना। तो इनकी रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है। बट अगर हम पीरियड में बात करें तो क्या होता है कि इनकी रेडियस डिक्रीज होती है फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू द सिक्स्थ ग्रुप। क्यों, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है थर्ड से सिक्स्थ ग्रुप तक। उसके बाद इनका जो रेडियस है वो बढ़ने लगती है। अब थर्ड से सिक्स ग्रुप तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब क्या है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड नहीं बना पा रहे। अब ये जब शील्ड नहीं बना पा रहे तो क्या होगा कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट उनको करेगा, तो साइज छोटा होता जाता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड बना के रखेंगे। शील्ड बना के रखेंगे तो अंदर वाले बाहर वाले से भी रिपेल होंगे, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी रिपेल होंगे। तो इनका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो ग्रुप थर्ड से सिक्स्थ तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण इनका साइज छोटा रहता है। ठीक है, दोज प्लेस्ड इन 7 to 10 हैव समवॉट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, एंड जो 11 12 के 11 और 12 ग्रुप में है, उनकी रेडियस ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इज बैलेंस्ड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, वही शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने आपको बताया। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हम 8th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी होगी। समझ रहे हो मेरी बात।
जितनी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखो ग्राफ दिया हुआ है। पिंक वाले 3D सीरीज हैं, ग्रीन वाले आपके 5D सीरीज हैं, और जो ब्लू वाले हैं ये आपके 4D सीरीज हैं। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये आपकी 5D सीरीज को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि इनकी रेडियस ये, यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है देखो ज़्यादा है ना 3D सीरीज की, देन आपकी 4D सीरीज, और ये इस पॉइंट पे पैलेडियम की बढ़ी हुई है 4D सीरीज में। तो ये हमारा था आयोनाइजे एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, अब एक बात और कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी जो एटम जितना जिसकी रेडियस जितनी कम होगी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? जो जितना छोटा होगा उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। अब उसको निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियस यहाँ है, शेल यहाँ है, इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक। रीज़न इज़ व्हाट, क्योंकि ये मेटल्स हैं, इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों बॉन्डिंग होती है, दोनों बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब इनमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है जिंक, कैडमियम, मरकरी में, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर 3D सीरीज में जो कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, क्रोमियम अगर हम देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देन मैग्नीज से जिंक कम होता है। अब जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, है ना, उतनी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। कहाँ से इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं? क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन फैमिली, जहाँ पे ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल हैज ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोवेलेंट शेयरिंग इज ग्रेटेस्ट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा होता है। फिर मैग्नीज एंड द टीसी हैव द कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनमें बॉन्डिंग उतने अच्छे से, हम क्या बोलते हैं, ये स्टेबल है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इसमें बॉन्डिंग की ज़रूरत होगी ही नहीं। नाउ लोएस्ट बॉन्डिंग कब होगी? जब हमें स्टेबिलिटी के लिए चाहिए हो। देन लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मर्करी का, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, ये आप याद कर लो, हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क में। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन इज डब्ल्यू, हैव द ग्रेटेस्ट मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रो जहाँ पे ये प्रेजेंट है। देन जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड द लास्ट, है ना, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एट फर्स्ट टू मैक्सिमम टूवर्ड्स द मिडिल। सबसे ज्यादा इनकी हाईएस्ट +7 है, सबसे कम +3 या +2 को आप बोल सकते हो, है ना। देन देयर इज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इनका अगर हम ट्रेंड देखें तो आप ये देखोगे, जो n-1 और ns इलेक्ट्रॉन है ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको नहीं बताया, ns2 n-1d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप जब देखोगे ns और n-1 का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम है, और इस कम होने की वजह से, गैप के कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब जैसे 4s का और इसका एनर्जी कम है, फटाक से यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना। तो इनकी सीरीज आप देख लो, जैसे स्कैंडियम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो +3 पे भी अगर जाएगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके D में आ गया +3।
ओके, देन टाइटेनियम, टाइटेनियम कितनी शो कर सकता है, +2 +3 +4, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3d2 बस बचेगा। 3 जाएंगे तो एक और एस से चला जाएगा, 4 मतलब पूरे ही इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस तरीके से आप देखोगे मैंगनीज सबसे ज़्यादा 7 तक जाता है, और सबसे कम जो है वो जिंक की है, जो कि जिंक +2 आयन बनाता है। तो ये आप टेबल देख सकते हो। देन डेंसिटी की बात करें तो इनका वॉल्यूम कम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ जैसे ऑस्मियम का है ये 22.5 ग्राम्स है, और जो आपका IR है ये 22.6 ग्राम है, तो इनकी डेंसिटी आप देख सकते हो, वॉल्यूम कम है डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, नाउ अगर आप जनरल अगर देखो तो except third B, there is normal increase in the density from 3D to 4D सीरीज। फिर 3D सीरीज में अगर आप देखो तो स्कैंडियम से निकल तक तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट कॉपर से जिंक तक डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ऐसे यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, देन अगर आप हाईएस्ट डेंसिटी देखो तो वो कॉपर की है, लोएस्ट डेंसिटी स्कैंडियम की है। ओके, देन सम इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, आयरन, निकल, कॉपर, फिर आयरन, कॉपर, मतलब ये ऐसे देखो आप 3 3 के पेयर, ये इस तरीके का ट्रेंड है। फिर अगर हम देखें कि रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर वो होती है कि जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा अच्छा, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, जिसकी, या फिर E0 की वैल्यू में हम देखें तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है डी ब्लॉक की वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये सोल्यूशन है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सोल्यूशन ऑफ द मेटल रॉड जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, कॉपर का सबसे कम है, मतलब पॉजिटिव में है इन द 3D सीरीज, तो वो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। फिर जैसे गोल्ड है, तो वो क्या है, लीस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। पुअर रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इनकी जो वेपराइजेशन है, मतलब इवेपोरेशन है, हीट, जब हम बात करते हैं ना हीट ऑफ इवेपोरेशन तो या वेपराइजेशन, बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से होंगे, नहीं होंगे। फिर इनकी हाइड्रेशन की जो हीट है वो भी बहुत कम है। तो अब ये सब क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ, क्योंकि जो आपका रिड्यूसिंग पावर है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, तो इसकी वजह से ये थोड़े से कम वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। देन वी विल डिस्कस द ट्रांजिशन एलिमेंट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। इस पे हम कलर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स जो होंगे, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एलॉय का फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, फिर नॉन स्टोइशियोमेट्री, एंड देन वी विल एंड विद द सेकेंड ऑल्सो, द ट्रांजिशन एलिमेंट 2। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग के सब्सक्रिप्शन, आप लोग के लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू।